तो दोस्तों मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो दुनिया की सबसे खौफनाक, रहस्यमयी और अनसॉल्व्ड मर्डर केस में से एक है। एक सुनसान फार्म हाउस में 6 लोगों की हत्या हुई और हत्यारा हत्या करने के बाद कई दिनों तक उसी फार्म हाउस में रहा। जानवरों को चारा दिया, उसी किचन में खाना खाया, उसी बेड पे सोया और फिर एक दिन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। सबसे डरावनी बात तो यह है, इस बात को 100 साल हो गए, लेकिन पूरी दुनिया की तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि इस केस का हत्यारा कौन है। ये कहानी है हिंटरकाइफेक्स मर्डर केस का। साल 1922, जगह बवेरिया जर्मनी। म्यूनिख से तकरीबन 70 किलोमीटर एक बेहद ही छोटा और सुनसान खेत था जिसका नाम था हिंटरकाइफेक्स। ये खेत किसी बड़े कस्बे से या बड़े शहर से जुड़ा नहीं था, बस खाली घने जंगल और खुले खेत थे और कहीं दूर दूर तक कोई पड़ोसी भी नहीं था। यानी उस फार्म पर कुछ भी होता तो कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, यहाँ तक कि कोई बचाने वाला नहीं था। इस फार्म पर ग्रूबर परिवार रहता था जिनके मुखिया थे एंडरसन ग्रूबर, 63 साल के एक सख्त और रूखे स्वभाव के इंसान जिनका रेपुटेशन पूरे गांव में अच्छा नहीं था और जिनसे लोग दूरियां बना के रहते थे। इनकी बीवी थी सिजेलिया ग्रूबर जिनका उम्र था 72 साल और इनकी एक बेटी थी विक्टोरिया गैब्रियल जिनका उम्र था 35 साल और इनके पति पहले ही वर्ल्ड वॉर में मर चुके थे और इनके 2 बच्चे थे सिजेलिया और जेफर जो उसी फार्म में रहते थे इनके साथ। उस दिन उस फार्म पर एक और जान था, नई मेड मारिया बॉमकार्डनर 44 साल। 31 मार्च 1922 पहली बार मारिया उस फार्म पर आई थी। वो उसका पहला बार था या शायद आखिरी बार। 31 मार्च 1922 गुड फ्राइडे का दिन मारिया सुबह अपने घर से निकलती है अपने परिवार वालों को अलविदा कह के, एक छोटा सा बैग अपने पीठ पे टांग। नई नौकरी की उम्मीद में फार्म की तरफ मारिया निकल पड़ती है और वहाँ पहुँच के बैग रख के वहाँ के काम को समझती है और धीरे धीरे वहाँ पे घुल मिल जाती है। एंडरसन अपने खेत में काम कर रहा होता है और विक्टोरिया किचन में खाना बना रही होती है और बच्चे वहीं खेल रहे होते हैं। दिन ढला, रात हुई और सब अपने अपने कमरों में जाके सो गए। देख के ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल है, लेकिन शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि इस रात से पहले कई महीनों से फार्म में कुछ न कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। हत्या के करीबन 6 महीने पहले ग्रूबर परिवार की पुरानी मेड क्रिस्टिन रीगर ने नौकरी अचानक छोड़ दी थी। बाद में उन्होंने बताया कि ऊपर एटिक से भारी कदमों की आवाज़ उन्हें सुनाई देती थी। उसे लगने लगा था शायद ये घर हॉन्टेड है और उसने एंड्रेस को भी बताया, लेकिन एंड्रेस ने बाद में ये बात सुन के हंस के उड़ा दिया, लेकिन वो सही थी। फरवरी 1922 के आखिर में एंड्रेस को कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ फार्म के बाहर दिखती है। फार्म के बाहर स्नो में पैरों के निशान उसे दिखते हैं जो कि घने जंगलों से आ रहे होते हैं और फार्म के मशीन शेड की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, जो पैरों के निशान आते हुए तो वहाँ पे थे, लेकिन जाते हुए कोई भी निशान नहीं थे। शायद जो आया वो फार्म में ही रह गया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एंड्रेस को म्यूनिख का अखबार फार्म में मिलता है। हैरानी की बात तो ये थी, उस अखबार को ना एंड्रेस पढ़ता था ना वहाँ के आसपास के लोग पढ़ते थे, तो वो न्यूज़पेपर वहाँ पे आया कैसे। फिर अचानक से घर की रहस्यमय तरीके से चाबी गायब हो गई। फिर एक दिन एंड्रेस ने अपने टूल सेट के ताले को देखा तो उस पर खरोचे हुए थे, जैसे लग रहा था कि कोई उस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर एक रात एंड्रेस अपने कमरे में सो रहा होता है और उसे एटिक से भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो सुन के वो जाग जाता है और अपनी लालटेन को लेके ऊपर एटिक में चेक करने जाता है कि कौन है। एंड्रेस पूरे एटिक को छानबीन करता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। 30 मार्च हत्या के एक दिन पहले एंड्रेस लोकल मार्केट जाता है और अपने एक पड़ोसी को सारी बातें बताता है। पड़ोसी उसे गन ऑफर करता है उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन एंड्रेस लेने से मना कर देता है और कहता है ये सारी चीज़ें मैं अकेले ही देख लूँगा, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 31 मार्च 1922 रात के किसी पैर एंड्रेस को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो कि बान की तरफ से आ रही होती है। उस आवाज़ को सुन के एंड्रेस उसके पीछे जाता है और उसके बाद एक एक करके सिजेलिया, विक्टोरिया और उसकी 7 साल की बेटी सिजेलिया वो भी बान की तरफ जाते हैं उस आवाज़ को सुनते हैं।
उन चारों को कौन आवाज़ दे रहा था और बांध के पास कौन बुला रहा था और वो घटना क्यों हुई किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई भी वहाँ आई विटनेस नहीं था। आखिर में नई मेड मारिया और विक्टोरिया के 2 साल के बेटे को उन्हीं के कमरों में मार दिया गया। उन 6 को एक मेंढक से मारा गया। मेंढक वो औजार है जो कि खेती में यूज़ होता है। लेकिन सुबह होते ही घर की चिमनी से धुआं निकल रहा होता है, जानवरों को चारा दिया होता है और किचन में खाना बना हुआ होता है, लेकिन कोई भी ग्रूबर का परिवार घर से बाहर नहीं निकलता है। दिन बीतते गए और पड़ोसियों को भी शक होने लगा। संडे को जब ग्रूबर परिवार का कोई मेंबर चर्च तक नहीं आता है और यहाँ तक कि एंड्रेस को देख के एक मार्केट में लोगों को बहुत दिन हो गया था, तो लोगों के अंदर शक और भी बढ़ते जा रहा था। तब कुछ लोकल लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आती है और पुलिस जब फार्म में इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें 6 लोगों का लाश मिलता है और वो लाश ग्रूबर परिवार का होता है। हैरानी की बात तो यह है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि मर्डर के कुछ दिन बाद तक उस घर में कोई रहा था, उस किचन में किसी ने खाना बनाया था और उस बेड पे कोई सोया था। लेकिन आज तक पुलिस उस किलर को पकड़ नहीं पाई और ना ही आज तक किसी को पता चला है कि वो किलर कौन था। आज 100 साल हो गए, लेकिन फिर भी ग्रूबर परिवार का मर्डर मिस्ट्री सबके लिए मिस्ट्री ही है। आज तक कोई नहीं पता कर पाया कि वो इंसान था या कुछ और। वो जो पैरों के निशान थे जो फार्म की तरफ आए तो ज़रूर थे, लेकिन वापस गए नहीं। क्या वो उन्हीं का था या वो बस ऐसे ही एक वहम था?